नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। रामपुर की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई, आजम को फिर क्यों आई जेल की याद? जीत के वास्ते रामपुर के रास्ते अखिलेश, आजम के गढ़ में जया का बदलापुर। आज महाबहस इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं टॉप 10 महाबहस। अहमदाबाद में पीएम का पावर शो, नरोड़ा से चांदखेड़ा तक प्रधानमंत्री मोदी ने निकाला रोड शो। भारी संख्या में पहुंचे समर्थक। आज पहले चरण की वोटिंग खत्म, 5 दिसंबर को है दूसरे चरण की वोटिंग। रामपुर के रण में एक बार फिर गरजे आजम खान, सरकार पर साधा निशाना, कहा मस्जिदों को किया वीरान, हम वो नहीं जिसने की गद्दारी। रामपुर में अखिलेश यादव ने एसपी प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। एक मंच पर दिखे आजम और अखिलेश, राज्य सरकार पर तानी आरोपों की तलवार, जीत की दोहराई बात। रामपुर में दोनों डिप्टी सीएम को अखिलेश यादव का ऑफर, जो ज्यादा विधायक लाएगा उसे देंगे समर्थन। जनता से की आसिम रजा को वोट देने की अपील। इटावा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, अखिलेश यादव और शिवपाल को बताया अहंकारी, कहा जसवंत नगर में नहीं लूट पाएगा अब कोई बूथ, पार्टी की जीत का ठोका दावा। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार, कहा कांग्रेसियों में मुझे गाली देने की होड़, इनके कीचड़ में ही कमल खिलाएंगे। गुजरात में दूसरे चरण के चुनावी रण में उतरे सीएम योगी, बायड में कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कांग्रेस न आस्था का सम्मान कर सकती है और न राष्ट्र की रक्षा। इरफान सोलंकी के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने प्रमुख सचिव गृह को लिखा पत्र, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का धर्मांतरण पर बयान, विधेयक को बताया बेहद जरूरी, कानून बनने से राज्य में धर्मांतरण पर लगेगी रोक, कांग्रेस पर साधा निशाना। तो अखिलेश यादव आज पहली बार मैनपुरी से बाहर प्रचार के लिए रामपुर का रुख करने पहुंचे। वहीं जयाप्रदा भी प्रचार के लिए रामपुर पहुंची और वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। जो बोया वो काट रहे हैं आजम खान, ये कह रही हैं जयाप्रदा। उन्होंने आजम खान को निशाने पर लिया, न्यूज 18 से बातचीत की। आजम को मिल रहा है कर्मों का फल, ये जयाप्रदा ने कहा। रोने से लोग सांत्वना देते हैं लेकिन वोट नहीं मिलता। हमने गद्दारी नहीं की लेकिन सजा मिली, ये कह रहे हैं आजम खान। मंचों से भाषण दे रहे हैं और ये बातें कह रहे हैं। बीजेपी को सबसे प्यारे गौ हत्यारे क्यों, ये आजम खान कह रहे हैं। मैं 4 साल कोठरी में रहा, मेरा कसूर क्या था? आजम खान पर झूठे केस दर्ज किए गए, ये अखिलेश यादव ने कहा, जो कि आज रामपुर पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए। आसिम रजा के लिए उन्होंने वोट भी मांगे, जनसभा भी की और रोड शो भी किया। दोनों डिप्टी सीएम को मेरा ऑफर, यह अखिलेश यादव ने कहा, जो ज्यादा विधायक लाएगा उसे समर्थन। तो अखिलेश यादव, आजम खान और जयाप्रदा, इन तीनों के इर्द गिर्द चुनाव प्रचार और रामपुर उपचुनाव की आज पूरी सियासी स्टोरी घूम रही है। रामपुर में एसपी प्रत्याशी और आजम खान के करीबी आसिम रजा के प्रचार के लिए अखिलेश यादव पहुंचे और मंच पर आजम खान के साथ नजर आए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम्स को ऑफर भी दे डाला, जो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा विधायक लाएगा उसे सीएम बना देंगे। वहीं आजम खान ने एक बार फिर से चुनाव को हिंदू मुसलमान रंग देने की कोशिश की और पूछा मस्जिदों को वीरान किसने कर दिया। तो सवाल वही, रामपुर की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर क्यों आई? जीत के वास्ते रामपुर के रास्ते अखिलेश, आजम के गढ़ में जया का बदलापुर। इन सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रामपुर में आजम को अखिलेश का साथ। बकरी चोरों से, मुर्गी चोरों से, किताब चोरों से, मशीन चोरों से, भैंस चोरों से, फर्नीचर चोरों से, और कौन चोर? जिसने विश्वविद्यालय बनाया। जया का पलटवार, जो बोया वो काट रहे आजम।
बच्चा पैदा होने से पहले मेरे से पूछ के पैदा होना चाहिए, ऐसे कौन सी बात है आजम खान साहब के परमिशन के लिए? भगवान के ऊपर डरो। अपने मंच से सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आसिम राजा है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि आसिम राजा का समाज के प्रति क्या योगदान रहा है। अखिलेश ने दोनों डिप्टी सीएम पर कसा तंज। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। मैनपुरी में केशव मौर्य का शिवपाल यादव पर पलटवार। कल उनके चुनावी चाचा का भी अहंकार बोल रहा था। रघुराज साक्य जी के बारे में जो बोला है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मैं उनको गाली का जवाब गाली से नहीं देता। उपचुनाव की जंग जारी, सियासी घमासान। पिछले लोकसभा चुनाव में जो रणनीति इन्होंने बनाई, जो साजिशें की, जनता उसका जवाब अब कैसे देगी? फिर जो मतदान को प्रभावित करने की कोई साजिश रामपुर की जनता अब कामयाब नहीं होने देगी। तो रामपुर में उपचुनाव की पूरी सियासी स्टोरी हमने आपको दिखाई। जया का बदलापुर, अखिलेश का आजम के लिए प्रचार और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर, और तीसरी तरफ आजम खान का हिंदू मुस्लिम कार्ड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। महाबेस में पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीएसपीएल से अनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आरएलडी से रोहित अग्रवाल पक्ष रखेंगे और निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स। शुरुआत करते हैं आनंद दुबे से। आनंद दुबे जी, बार बार सवाल पूछ रहे थे, आपकी सारी ताकत मैनपुरी में झोंक रखी है, वहां कैंप कर रखा है अखिलेश यादव ने, लेकिन रामपुर नहीं आए। आज रामपुर भी आए, जनसभा भी की और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम्स को ऑफर भी दे दिया। 100 विधायक लाइए, 100 हमारे और मुख्यमंत्री बन जाइए, हम समर्थन देते हैं। 30 सेकंड। तब जाकर रामपुर याद आया, और लेकिन अब तो जनता भी कह रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये देखिए, ये लोकतंत्र में जनता का दबाव है। जो खुद को शहंशाह समझते थे, जो अपने तख्ते ताउस से नीचे नहीं उतरते थे, जो उपचुनाव में प्रचार नहीं करते थे, जनता ने आज उनको मजबूर कर दिया, उनको गली गली जाने पे मजबूर किया, उनको रामपुर का रुख करने ठीक है आनंद जी, 30 सेकंड पूरे, बात आ गई आपकी, रुक करेंगे। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान, भाजपा कह रही है बहुत देर कर दी आते आते, वोटिंग में चंद दिन दूर रह गए हैं, अब अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं, हमने मजबूर कर दिया आपको सड़कों पर निकलने के लिए। 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, 2-3 बातें हैं। ये इनका अपना नैरेटिव है। सच्चाई ये है कि आज मैनपुरी का चुनाव जो एक तरफा है, बीजेपी वहां जमानत बचाने में लगी हुई है। आज स्थिति रामपुर की और साथ साथ खतौली की पूरी तरह से बदल चुकी है। जो इससे पहले चुनाव हुआ था, चूंकि शासन और प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, शासन तंत्र चुनाव लड़ रहा था, लोकतंत्र की हत्या हुई है और चुनाव ये जीत गए। लेकिन अब चूंकि जनता जागरूक है, चुनाव एक तरफा है, इसलिए ये हड़बड़ाहट में इस तरीके का ये बयान दे रहे हैं। अरे भाई क्या लेट हो गया? हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जाकर के उन्होंने दौरा किया और दौरा किया, आश्वस्त है वो। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, 30 सेकंड पूरे हो गए। आगे हम विस्तार से बात सुनेंगे। डॉक्टर अजीज खान, विस्तार से बात सुनेंगे। एक बार सभी अपने अपने कमेंट्स रख लें। रुक करते हैं अनीता मिश्रा जी का, पीएसपीएल प्रवक्ता हमारे बीच में है। अनीता मिश्रा जी, मैनपुरी में पूरी ताकत लगा दी, पीएसपीएल भी साथ है, सपा भी साथ है, लेकिन बात रामपुर की भी हो रही है, उसमें अब हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई है। आजम खान कह रहे हैं, मंच से अभी तक इमोशनल अपील कर रहे थे, अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे थे। अखिलेश यादव भी आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए, लेकिन आज आजम खान ने मंच से भाषण देते देते कहा, बताइए मस्जिदों को किसने वीरान कर दिया। मतलब सारे कार्ड खेल रहे हैं, सारे दांव आजमा रहे हैं। क्या मुकाबला वाकई फंसा हुआ है, टक्कर का है इतना? देखिए, साफ साफ दिख रहा है रिजल्ट क्या आने वाला है, और जो बीजेपी की छटपटाहट है और जिस तरह की बयानबाजी उधर से आ रही है, उससे सबको अंदाजा ये लग चुका है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। पहले चाचा भतीजा एक नहीं थे, 2 तकलीफ थी,
एक हो गए तो तकलीफ है, अखिलेश यादव जी उपचुनाव में नहीं जाते तो पेट में दर्द है, चले आए तो भी पेट में दर्द है। हमें तो लगता है कि इनको अपना इलाज कराने की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाएं। इनको हर बात में पेट दर्द होता क्यों है आखिर? अरे रामपुर में आजम खान जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो ठीक है अनीता जी, 30 सेकंड पूरे। तो पीएसपीएल पूछ रही है कि आखिर बीजेपी को समस्या क्या है? एक नहीं थे तो परेशानी, एक हो गए तो उससे बड़ी परेशानी। पूछेंगे हम आनंद दुबे से इसका जवाब, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं रोहित अग्रवाल जी, आरएलडी के प्रवक्ता हमारे बीच में बने हुए हैं। खतौली में भी उपचुनाव हो रहा है, यहां पर पलायन का जिक्र हो चुका है, क्राइम कंट्रोल का जिक्र हो चुका है, यहां पर गन्ने की बात हो रही है, लेकिन रामपुर और मैनपुरी में चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव आए, पर खतौली में आरएलडी के प्रत्याशी हैं। रोहित अग्रवाल जी, आपका सपा के साथ गठबंधन है, कुछ उम्मीद आप लोग भी कर रहे हैं कि मंच से एक आध बार नाम लिया जाए खतौली सीट का भी? आखिरकार आपके सहयोगी है समाजवादी पार्टी। देखिए, खतौली के अंदर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल के ऊपर चुनाव हो रहा है और रामपुर के अंदर और मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव हो रहा है। और क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं खतौली के अंदर प्रचार कर रहे हैं तो वो काफी है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुझे लगता है अकेले माननीय जयंत चौधरी जी भारी हैं और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैबिनेट और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल खतौली के अंदर आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी इनका ऐसा बड़ा नेता बचा होगा, प्रधानमंत्री जी को अगर छोड़ दिया जाए, कि जो भी प्रचार करने के लिए ना आया हो। जबकि ये बिल्कुल स्थिति साफ है कि खतौली की सीट के हार जाने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं गिरने। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, समय पूरा हो गया, आगे हम आएंगे आपके पास विस्तार से जब डिबेट करेंगे, लेकिन निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। निरंजन पोद्दार जी, क्या लग रहा है आपको? अखिलेश यादव रामपुर भी आ गए, उन्होंने जनसभा भी कर दी और मंच से ये भी कह दिया कि दोनों डिप्टी सीएम को हमारा ऑफर, 100 विधायक ले आइए, 100 हम दे देंगे और मुख्यमंत्री बन जाइए, हम आपको समर्थन। ये कैसा दांव है, ये कैसी रणनीति है? मंच से क्या और क्यों कह गए ऐसा अखिलेश? देखिए आस्था जी, ऐसा है कि मैं जो बार बार आपको कहता हूं कि पहली बात तो आज जैसे रामपुर अखिलेश जी का दौरा हुआ, उसके लिए मैं कहता हूं कि भाई देर आए दुरुस्त आए। और दूसरी बात, जिस तरीके से वो अब मंच से जिस भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उनको जो बार बार ये प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई आप पार्टी तोड़ दीजिए। और दूसरी तरफ क्या होता है आस्था जी, जहां पे भी सत्ता के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है किसी भी राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खरीद फरोख्त का या चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का आरोप लगाने वाले यही विपक्षी दल है। क्या अब ये अगर इस तरीके की बातें अगर खुलेआम की जाती हैं तो क्या इससे जनता के मन में एक दुर्भावना नहीं होती है कि भाई क्या इस तरह देख रहे हैं कि जिस हॉर्स ट्रेडिंग की बात चुनाव नतीजों के बाद होती है, जिसका आरोप भाजपा पर लगता है, तो क्या अखिलेश का ये ऑफर उसको भी उसी तरह देखना चाहिए? ठीक है, चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं आनंद दुबे जी का। आनंद दुबे जी, अभी तक आरोप लग रहे थे कि आप परिवार की एकता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे शिवपाल यादव पूरी तरीके से साथ आए अखिलेश यादव के, उनकी सिक्योरिटी आप Z से Y पर ले आए, उसके बाद ईडी और सीबीआई जो है वो चर्चा होने लगी, गोमती रिवर फ्रंट की फाइल खुलेगी। फिर चर्चा ये होने लगी कि जो लखनऊ में बंगला है सरकारी, उसको वापस ले सकती है सरकार। सपा और शिवपाल यादव ने कहा इसकी तो हम उम्मीद ही कर रहे थे। मतलब आप परिवार की एकता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप सपा लगा रही थी। लेकिन आज देखिए मंच से अखिलेश यादव, क्या आप वो पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर दे रहे हैं कि 100 विधायक लाइए, 100 हम देंगे और मुख्यमंत्री बन जाइए। देखिए, लगातार चुनाव हारते हारते समाजवादी पार्टी की हताशा जो है वो कुंठा में बदल गई है और कुंठा से उनकी मानसिक जो स्थिति है वो गड़बड़ा गई। कभी अभी आपको याद होगा कुछ महीनों पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वो तैयारी नहीं हुई। इसके पहले ये राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, बेचारे उनको यूपी से भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा, वायनाड चले गए। और इन्होंने तमाम तरह के समीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण, जितने भी करण और कारण है वो लगा लिया। आस्था जी सुन लीजिए मेरी बात, जितने करण और कारण है वो लगा लिया, लेकिन इनको कोई सफलता नहीं मिली है। अब ये ऑफर पॉलिटिक्स पर आ गए। अब ये ऑफर दे रहे हैं कि भैया अब देखो हमसे कुछ ना हो पाएगा, अब हमारे बस का नहीं है हम चुनाव जीत पाए, क्योंकि जनता हम पे यकीन कर नहीं रही है, जनता हम पे भरोसा करने रही है। तो भैया कोई तो आ जाओ जो हमारी पार्टी से मिलकर सरकार बना लो। तो ये इनका ऑफर चल रहा है। ठीक है आनंद जी, इसी ऑफर पॉलिटिक्स पर जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अजीज खान से। डॉक्टर अजीज खान से लौटेंगे आपके पास आनंद दुबे, लेकिन आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर कही है। डॉक्टर अजीज खान, बीजेपी अब ये कह रही है कि आपके सारे दांव फेल हो चुके हैं,
हर तरह की रणनीति दांव आपने चला, अब बस केवल ही ऑफर पॉलिटिक्स रह गई है जो मंच से ओपन डिक्लेयर किया अखिलेश यादव ने, कि अब मतलब भाजपा में सेंध लगाई जाए। देखिए आस्था जी, ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सेंध नहीं लगा रहे हैं, पार्टी में कलह है। उस कलह को आप ऐसे समझ सकती हैं कि सूरज से धरती तपे, छाया ढूंढे काग, तन के अंदर मन जले और धुआं दिखे ना आग। देखिए एक बात बताओ, जो धुआं अंदरूनी उठ रहा है, ये प्रदेश की जनता इस बात को एहसास कर रही है। इसी एहसास को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुले मन से कह दिया, और अगर खुले मन से ऑफर दे दिया तो इसमें क्या बुराई है भाई। बीजेपी तो लगातार प्रदेश में जो बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ देती है, खरीद फरोख्त में ये माहिर है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, बिहार में भी कोशिश किया था। तो ये तो स्पेशलाइजेशन है, पार्टी तोड़ो, परिवार तोड़ो, घर तोड़ो। देखिए ये जो स्पेशलाइजेशन है ये तो बीजेपी के पास है। लेकिन अब चूंकि जब बात अंदर की है और अगर वो बाहर निकल करके आ रही है, कोई बात इनके अंदरूनी बातों को कह रहा है, तो जाहिर सी बात है इनको तकलीफ हो रही है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज बीजेपी के पास देखिए हमेशा ये गोल पोस्ट चेंज करती है। हमेशा जब इनके पास मुद्दे नहीं होते, लगातार आप देखिए कि ये जो उपचुनाव हो रहा है इसमें दूर दूर तक ये बीजेपी लड़ाई में इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए। चुनाव ये कहते हैं हमने जीता, गोला का जीता, हमने रामपुर का जीता, हमने दूसरी जगह सुन लीजिए आजमगढ़, वहां जीता कैसे ये बार बार आपको मैं बता रहा हूं। शासन प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, लेकिन अब वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जनता ने ले ली है। खतौली और रामपुर में अब जनता वहां निगरानी करेगी और जनता निगरानी करके इनके हथकंडों को कामयाब नहीं होने देगी। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं जयाप्रदा की भी। अनीता मिश्रा जी हमारे बीच में। अनीता मिश्रा जी, अब जयाप्रदा की एंट्री हो गई है सीधे तौर पर, वो रामपुर पहुंच गई हैं और यहां पर अब वो चुनाव प्रचार भी करेंगी और आजम खान को भी जवाब दे रही है। वो कह रही हैं कि ये जो स्टेज पर जा जाके आंसू छलका रहे हैं आजम खान, उनकी ये जो हालत हुई है, पूर्व में महिलाओं को लेकर जो अपमानजनक बातें और बयान दिए हैं, ये उसी का ही श्राप लग रहा है, ये उन्हीं कर्मों का फल भुगत रहे हैं आजम खान। आंसू से सिंपैथी तो मिलती है लेकिन वोट नहीं मिलते। प्रकट हो गई है। मैं जयाप्रदा जी भी वहां से चुनाव लड़ी थी और दूसरे का चुनाव प्रचार करने आई हैं। अभी तक वो कहाँ थी? उनको किसी कोने की अलमारी में लॉकर में बंद करके बीजेपी ने रखा था, अचानक से उसको सजा बजा के मंच पे खड़ा कर दिया गया। और जयाप्रदा जी ही कहाँ प्रकट हुई है? आप देखिए भाजपा की छटपटाहट देखिए, कितने बड़े बड़े नेता, माननीय योगी जी भी प्रचार करने पहुंच रहे। और मुद्दे क्या हैं? अगर आपके पास 2 टेन्योर निकले, आपके दूसरा टेन्योर चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है और मुद्दा आपके पास कुछ नहीं है। आप फुटबॉल की बात करेंगे, आप पेंडुलम की बात करेंगे। अरे भाई, जब आपके 2 टेन्योर हो गए, आप इतनी बड़ी पार्टी हो, आपको जनता पे इतना भरोसा है, तो आप अपनी काम की बात करो ना। और अभी आनंद दुबे जी कह रहे थे कि कुंठा दिखाई दे रही है लोगों की, तो कुंठा किसकी दिख रही है आप बताइए? अगर एक माननीय योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आकर के फुटबॉल और पेंडुलम और ये सब किसके लिए? माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए, एक जुझारू संघर्षशील जमीन से उठा नेता, इतना सीनियर नेता जिसकी की रिस्पेक्ट आप भी करते रहे हो परसों तक। आज अगर वो समाजवाद के लिए, मुलायम सिंह यादव के लिए जाकर प्रचार कर रहे हैं तो आपकी नजर में वो एकदम बेकार नेता हो गए। आप उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? कम से कम इस चीज का तो आप ध्यान रखते हैं कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी एक बहुत सीनियर और बहुत समाजवाद के बहुत बड़े नेता हैं, उनका एक सम्मान है। और जिस क्षेत्र में जाकर आप उनके लिए बोल रहे हो, यही अनीता जी ठीक है। सवाल आनंद दुबे से यही जो लब्बो-लुआब है, जिस बात को अनीता जी कह रही हैं कि इस बार उपचुनावों में मंचों से जनता के मुद्दों का जिक्र तो हो ही नहीं रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, प्रसपा हो या बीजेपी की तरफ से भी अगर आप उठाकर देखें तो आप कितनी गुड गवर्नेंस को गिना रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सियासी डिक्शनरी जरूर चल पड़ी है। पेंडुलम, फुटबॉल, उधर जयाप्रदा कुछ कह रही हैं, फिर आजम खान कुछ कह रहे हैं, फिर अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, कभी झूले की बात हो रही है। इसी सब पे या फिर भावनाओं पे उपचुनाव चल रहा है। देखिए आस्था जी, फ्रस्ट्रेट कौन है, हताश कौन है, निराश कौन है? मस्जिद की बात कौन कर रहा है? ये बात कौन कह रहा है कि अगर मैं रहता तो बच्चे पूछ के पैदा होते? आजम खान साहब रामपुर की जनता को कह रहे हैं कि तुमने हमें धोखा दिया। अरे साहब, आपने रामपुर की जनता को खून के आंसू रुलाए।
अब आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। और इन्होंने अभी अनीता मिश्रा जी ने कहा कि हम एक हो गए, इसके लिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे आप मुझे बताइए, आप कहां एक हुए हैं? आप तो एक ही नहीं हुए हैं। आप बताइए, शिवपाल जी ने समर्थन दिया है या प्रसपा ने समर्थन दिया है या विलय हो गया है? अगर आप एक हो गए तो दो प्रवक्ता क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक प्रवक्ता काफी था पक्ष रखने के लिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आते या आप आ जाते। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि आप अभी भी एक नहीं है और आप इंतजार कर रहे हैं कि कहीं चुनाव के बाद अखिलेश जी फिर से हमें बाहर न कर देंगे, तो कम से कम हम अपनी पार्टी बचा के किसी तरह से बने रहें। तो ऐसा न करिए कि चुनाव के बाद आपको जो है फिर से दूसरे की तरफ मुंह देखना पड़ जाए। ठीक है आनंद जी। डॉक्टर अजीज खान, देखिए बीजेपी अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपका और प्रसपा यानी कि चाचा और भतीजे का ये जो गठजोड़ है ये बहुत लंबे वक्त तक चलेगा। बहरहाल हिंदू मुस्लिम की भी एंट्री हो गई है अब उपचुनाव में। आजम खान को मंच से ये कहने की जरूरत क्या पड़ी कि मस्जिदें वीरान हो गई हैं, और आप जानते हैं किसने वीरान की? मतलब मुश्किल हो रही है क्या लड़ाई लड़ने में? हर तरह के प्रयोग हो रहे हैं। हाँ देखिए आस्था जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करते। आप इस बात को समझिए, गिनाने के लिए उपलब्धियां नहीं है, मुद्दों का अकाल है, अकाल, पेंडुलम और पता नहीं क्या क्या, किन किन फुटबॉल, इस शब्दों का इस्तेमाल। यह वाकई में दुखद है। यह वाकई में एक लोकतंत्र के लिए दुखद है कि सत्ताधारी पक्ष उसको बताना चाहिए कि मैनपुरी की जनता के लिए मैंने ये किया, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया, बेरोजगारों के लिए ये किया, किसानों के लिए किया। चूंकि जब किया ही नहीं तो ऐसी बात कहना और इस बात का ना उल्लेख करना, यह वाकई में दुखद है। पहली बात आपको बताऊं। दूसरी बात मैं बताऊं, देखिए समाजवादी पार्टी समाजवाद में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, और हमेशा हम समाजवादी लोग कभी भी हम धार्मिक उन्माद नहीं पैदा करते हैं। जहां धार्मिक उन्माद के लिए अगर कोई जाना जाता है तो बीजेपी में की जो पूरी पार्टी है उसमें से अगर दो चीजें माइनस कर दी जाएं, धार्मिक उन्माद और झूठ, तो लेकिन अजीज खान जी, मुख्यमंत्री योगी ने तो दो ही चीजें हैं। खतौली में जाकर कहा कि जब से हम हैं देखिए पलायन रुक गया है, सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं यूपी में। आप कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, वो तो इसको अपने अच्छे कामों के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं। दंगों का आस्था जी, दंगों का स्वरूप बदल गया है। दंगे हो रहे बल्कि और खतरनाक दंगे हो रहे हैं। दंगों का स्वरूप बदल के लिंचिंग में कन्वर्ट हो गया है, तमाम अन्य तरीकों में कन्वर्ट हो गया है। तो इसलिए यह कहना कि दंगे नहीं हो रहे, पलायन नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूं पलायन ऐसा हो रहा है, लोग उत्तर प्रदेश छोड़ छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं रोजी रोटी की तलाश में। लोगों के पास घर नहीं, खाना नहीं, परेशान है। आज बेरोजगारी चरम पे है। ऐसा कहाँ हो रहा है डॉक्टर अजीज खान? प्रदेश की स्थिति जगह बताइए ना क्षेत्र, ये तो बड़ी गंभीर बात आपने रखी। कहाँ हो रहा है ऐसा जहाँ घरों को छोड़ करके भोजन नहीं है, बाहर जाके नौकरियां ढूंढनी पड़ रही हैं, पलायन चल रहा है? ये तो बहुत गंभीर विषय। कहाँ हो रहा है ऐसा? सर्वे करें ना। हाँ गांव अरे मैं सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, गांव में आप सर्वे करें, आज गांव का शख्स शहर में भाग रहा है, पलायन कर रहा है, दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। अच्छा, मतलब गांव के लोग शहर जा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गांव में सुविधाएं नहीं है? बिल्कुल, पलायन से ये अर्थ है आपका, मतलब है वो यूपी में ही ना? गांव में भी नहीं है और अच्छा ठीक है, आपकी बात आ गई अजीज खान जी। आनंद दुबे इसका जवाब देंगे क्योंकि आरोप बड़ा गंभीर है। आनंद दुबे जी, अजीज खान के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, लोगों के पास भोजन नहीं है, नौकरी नहीं है, वो गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं और कुछ लोग गांव शहर दोनों छोड़ के यूपी से बाहर जा रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, अफसोस इसका है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। हकीकत में यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बेरोजगार हो गई। समाजवादी पार्टी के लिए रोजगार नहीं बचा है, इसीलिए इनको उत्तर प्रदेश में सब कुछ दूसरा ही नजर आ रहा है और अपने एंगल से देख रहे हैं। इनके समय में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी, आज 2.9% है। इन्होंने पूरे 5 साल में उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी 1,95,000 दी, हमने 4.25 लाख सरकारी नौकरी दी। इनके समय में उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है वो 12 लाख करोड़ थी, आज हमने उसको बढ़ाकर 22 लाख करोड़ कर दी है। उत्तर प्रदेश में ये 5 लाख मकान भी नहीं दे पाए, हमने 45 लाख मकान दिए हैं। हम 15 आस्था जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज, भोजन दे रहे हैं। जी मैं आती हूं। आस्था जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में लूटने की आजादी नहीं है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करने की आजादी नहीं है, उत्तर प्रदेश में दूसरों के घरों पे जो कब्जा करते थे ये लोग, इनकम फ्रॉम टेरर, वो नहीं है, इसलिए इनको उत्तर प्रदेश में कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है आपने जवाब दे दिया, डॉक्टर अजीज खान, पूरी लिस्ट गिनवा दी गुड गवर्नेंस की आनंद दुबे ने कि किस किस सेक्टर में सरकार ने क्या क्या किया। ठीक है, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए और उस पर भी जवाब दीजिएगा कि हिंदू मुस्लिम की क्या जरूरत पड़ गई आजम खान को। बोलिए।
10 सेकंड लाके बैठा रखा है। अभी टाइम क्यों खराब कर रही हैं आप? आ रहे हैं रोहित जी आपके पास। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। मैं आ रही हूँ आपके पास। 10 सेकंड अजीज खान जी, उसके बाद रोहित अग्रवाल जी। आस्था जी तो मैं नहीं मिला। आस्था जी जी बोलिए अजीज खान जी। हाँ बोलिए। भाई 1 मिनट, अरे सुन तो लीजिए। हैरत है किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है और महफूज इस शहर में कोई सर भी नहीं है। ये कह रहे साहब सब कुछ कर दिया। अरे जब झूठ ही बोलना है तो सब कुछ कर दिया। जीडीपी बढ़ गई, तमाम चीजें बढ़ गई। अरे मैं कह रहा हूं आज उत्तर प्रदेश की जनता में त्राई मचा हुआ है। बेरोजगारी चरम पर है। आपका नौजवान सड़कों पर है और सब बीजेपी को दिख नहीं रहा है। कह रहे सब कुछ दे दिया। बताइए कितनी नौकरी दी? हम जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है महंगाई की स्थिति क्या है, बताइए ना। ठीक है अजीज जी, 10 सेकंड पूरे, आंकड़ा रेडी रखिए। एक मिनट शांत हो जाइए आप दोनों। अजीज खान जी आपने 10 सेकंड कहा था, मैंने आपको 15 सेकंड दिया। आपने सवाल पूछा। आनंद दुबे जी आप आंकड़ा रेडी रखिए, आपके पास हम आएंगे। लेकिन उससे पहले रोहित अग्रवाल जी इंतजार कर रहे हैं, प्रवक्ता आरएलडी। खतौली सीट पर क्या मुद्दे हैं रोहित जी? वहां पर भी तो आप बस यही कह पा रहे हैं कि जो देखिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो तो घरेलू महिला हैं, उनके जो पति हैं उनको जेल हो गई, तो जो है उनकी पत्नी को चुनाव में उतार दिया गया, जनता समझ चुकी है। लेकिन जो आपके कैंडिडेट हैं उसको लेकर भी आरएलडी के अंदर विरोधाभास है। चलिए अच्छा है आस्था जी, कम से कम आपको पता है कि अपराधी के पत्नी को टिकट दी गई है। तो परिवारवाद जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं करती, वो बिल्कुल स्थिति आपने क्लियर कर दी कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद कर रही है और अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, क्योंकि एक अपराधी की पत्नी को टिकट दी है इन्होंने। दूसरी चीज, हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि साहब गन्ना किसान का जो रेट है वो पिछले साल आपने 26 सितंबर को घोषित किया था। आज हम 1 दिसंबर पे बैठे हुए हैं पर गन्ना किसान को रेट नहीं पता है। वो मिल पे अपना गन्ना तो गिरा रहा है पर उसको ये नहीं पता है कि किस रेट पे उसको भुगतान होगा। तो ऐसा अत्याचार आप किसान के साथ क्यों कर रहे हो? आपने तो 2022 में किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था। आप गन्ना किसान का रेट नहीं घोषित कर रहे हो डर के मारे कि आपको पता है कि खतौली का चुनाव है और अगर हम गन्ना किसान का रेट नहीं बढ़ाएंगे तो हम किसान हमारे अगेंस्ट वोट कर देगा। तो इसका मतलब ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे नहीं लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे पोलराइज करना चाहती है वोट को। कल मुख्यमंत्री जी गए थे, उन्होंने क्या कहा? अच्छा रोहित जी, आपने कहा कि धर्म के नाम पे पोलराइज करना चाहती है। एक प्रश्न डिबेट में ये भी आया, मैंने अजीज खान जी से भी पूछा, मैंने आनंद दुबे जी से भी पूछा, मैंने अनीता मिश्रा जी से पूछा, आपसे भी पूछ देती हूँ क्योंकि आपने धार्मिक पोलराइजेशन का जिक्र किया। आजम खान ने मंच से मस्जिदों का जिक्र किया। आज अभी तक उपचुनाव हुए, कहीं से मस्जिद का या मुसलमान धर्म जाति का जिक्र किसी की तरफ से नहीं आया था। कोई सिंपैथी पे वोट मांग रहा था, कोई गुड गवर्नेंस पे वोट मांग रहा था, अपनी अपनी रणनीति आरोप प्रत्यारोप सब कर रहे थे। लेकिन आजम खान ने कहा कि आपको मालूम है कि मस्जिदों को किसने वीरान किया? तो ये हिंदू मुसलमान की एंट्री और ये धार्मिक पोलराइजेशन की कोशिश किस तरफ से हो रही है, बताइए जरा मुझे। कल मुख्यमंत्री जी खतौली में थे और उनको 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे तो याद आ रहे थे, पर 6 सालों में उन्होंने क्या किया है उत्तर प्रदेश के लिए वो नहीं गिनवाया उन्होंने। उनको गन्ना किसान याद नहीं आया। पूरे भाषण में अपने एक बार भी उन्होंने अगर गन्ना किसान का नाम लिया हो, जो मुजफ्फरनगर का मुख्य व्यवसाय है कि वहां पे खेती किसानी करके उससे वहां की जीवन चलता है, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा। और आपको याद क्या आ रहा है? 2013 का दंगा। आप वहां का सामाजिक सौहार्द खराब करना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि मुद्दों के ऊपर आपको वोट नहीं मिलेगा, आपको धर्म के नाम पे वोट मिलेगा, वोट पोलराइज करके मिलेगा। और अगर मुद्दों पे आपने कोई काम नहीं किया जो आपके डिबेट अंतिम पड़ाव में आनंद दुबे जवाब देना चाह रहे हैं। एक तो आप नौकरियों का आंकड़ा बता दीजिए जो डॉक्टर अजीज खान ने कहा, और जो आरोप धार्मिक ध्रुवीकरण का लग रहा है यहाँ पर आरएलडी की तरफ से, उस पर जवाब। आनंद दुबे 20 सेकंड, उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए निरंजन पोद्दार। आनंद दुबे जी। छोटा सा 1,80,000 करोड़ हमने अब तक गन्ना किसानों का पेमेंट किया है। इनके समय का भी 10,000 करोड़ पेमेंट किया है। और जब चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बेची जा रही थी तो रोहित अग्रवाल जी और इनके किसान पुत्र कहाँ सोए हुए थे जब उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें बेची गई? मैंने सबको समय दिया है। और एक रोहित जी अब जवाब सुन लीजिए भाजपा का। आपने गन्ना किसानों की बात करी, चीनी मिलों की बात करी, उस पर जवाब सुन लीजिए भाजपा का। बिना धार्मिक उन्माद फैलाए हुए, बिना सांप्रदायिक नफरत फैलाए हुए उनको वोट नहीं मिल सकता है। बताइए। नहीं, धार्मिक उन्माद की जहां तक बात है तो उस पर आपने जवाब नहीं दिया रोहित जी। मैंने कहा कि आजम खान ने मस्जिदों की बात की, मुसलमान हिंदू करा उन्होंने आज स्टेज से। इससे पहले उपचुनाव में जिक्र नहीं हुआ धर्म का या हिंदू का या मुस्लिम का, आज मस्जिदों का जिक्र कर दिया आजम खान ने। निरंजन पोद्दार जी, क्या हो रहा है रामपुर में? आपका आकलन क्या कह रहा है? अखिलेश यादव यहां पहुंच गए हैं, यूपी के डिप्टी सीएम्स को उनका ऑफर, और आजम खान का आज मन से हिंदू मुस्लिम करना। इससे पहले कई तरह के कार्ड्स खेल चुके आजम खान, वो इमोशनल कार्ड्स खेल चुके, वो भावुक हो चुके, आज उन्होंने मस्जिदों की बात करी।
देखिए आस्था जी, आज तक जो राजनीति होती आई है अभी भी उसी सिस्टम पे ये राजनीति अभी चलाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से आजम खान जी ने अपने मंच से मस्जिदों की बात करी है और एक पोलराइजेशन करने की कोशिश करी है, तो ये मैं तो ये मानता हूं कि उनका ये ब्रह्मास्त्र है और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा है खाली इस भय से कि अगर इस बार भी रामपुर विधानसभा और अगर ये जो उपचुनाव हो रहे हैं मैनपुरी के अंदर, अगर इनके अंदर भी ठिठक गए तो कहीं ना कहीं राजनीति की हमारी जो एक समझ लीजिए जो भविष्य है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। क्योंकि जनता का, और देखिए आस्था जी सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, टेलीविजन के ऊपर बैठ करके केवल आरोप और प्रत्यारोप और बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी जनता किसी के साथ नहीं जाती। जनता बहुत बुद्धिमान है, विवेकशील है, जनता वास्तविक स्थिति देखती है, जनता सर्वोपरि है और उसे ही तय करना है। और 5 दिसंबर को जनता सबका फैसला लॉक कर देगी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। तो रामपुर की जंग अब दिलचस्प हो गई है। एक तो आज अखिलेश यादव, जिन पर सवाल उठ रहे थे कि वो क्यों नहीं आए, वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। यहां से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम्स को उन्होंने ऑफर दे दिया, जिसको बीजेपी कह रही है कि ये ऑफर पॉलिटिक्स है, शायद अब कोई दांव बचा नहीं। तो दूसरी तरफ आजम खान ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है। इमोशनल होने के बाद, अपनी दर्द दास्तां सुनाने के बाद आज उन्होंने हिंदू मुसलमान कार्ड भी खेल दिया है। अब देखना यह होगा कि रामपुर के अंदर जनता वाकई आजम खान या समाजवादी पार्टी के साथ जाती है या फिर उपचुनाव में जो बदलाव हुआ था एक बार फिर से वही इतिहास हमें दोहराते हुए दिखाई देता है।